नमस्कार। आइडिया फॉर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी में हर जगह एक इम्तिहान होता है, लेकिन जो ज़िंदगी की फर्स्ट चुनौती है वो अगर हम सही तरीके से मेहनत से और अपनी ईमानदारी से अगर पार कर ले तो ज़िंदगी बड़ी सुगम हो जाती है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर जो फर्स्ट चुनौती उसी को अपने स्वीकार करके और आगे जीवन में बढ़ते गए आज एक बड़े इंडस्ट्रियल के तौर पर सूरत में जाने पहचाने जाते हैं। तो मिलवाते हैं आपको अनूप जी पोदार जी। आपका टीवी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले थे और आपका सूरत आगमन कब हुआ? मैं राजस्थान में सीकर ज़िले के फतेहपुर शेखावाटी से बिलोंग करता हूँ। मैं सूरत फतेहपुर से 95 में बॉम्बे के लिए निकला था और बॉम्बे से 97 में सूरत आया हूँ, जनवरी 97 में। लेकिन आप बॉम्बे गए थे और आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ पे कैसे हुई थी? मैं ग्रेजुएशन मैंने फतेहपुर शेखावाटी चमड़िया कॉलेज से करा और बॉम्बे में सीए करने के लिए गया था। बॉम्बे सीए में मैंने इंटरमीडिएट पास किया। इंटरमीडिएट पास करने के बाद में मैं फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लीव पर था, तो 2 दिन के लिए घूमने के लिए सूरत आया था। सूरत इतना पसंद आ गया कि वापस गया ही नहीं मैं बॉम्बे, और मैंने सीए इंटरमीडिएट पास करके सूरत ही अपनी कर्म भूमि बनाई। लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहते थे और बीच में आपने छोड़ के व्यापार के अंदर आ गए, तो क्या ऐसे कारण थे जिसको हम समझना चाहते हैं भाई, हमारे दर्शकों को समझाना चाहते हैं भाई क्या ऐसे कारण थे आपके? क्या परिस्थितियां ऐसी थी कि आपको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, या कुछ पढ़ाई आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे उसके कारण से, या कोई बिजनेस करना चाहते थे? क्या ऐसे कारण थे? कोई ऐसे कारण नहीं था कि हमको पढ़ाई छोड़नी पड़े, लेकिन सूरत आकर जब मैंने देखा कि बिजनेस का बहुत बड़ा हब है और यहाँ काम करने वाले की बहुत इज्जत है, और इज्जत के साथ काम करने वाला अगर बहुत मेहनत से काम करे तो उसको पैसा भी बहुत मिलता है, तो दिमाग में एक बात सेट हो गई कि अपने को तो बिजनेस करना है। और लक्ष्मीनाथ जी की कृपा से सब दरवाजे अपने आप खुलते गए और मैं यहीं रुक गया। कि आप बिजनेस करना चाहते थे और एक ऐसी फैमिली से भी आते जो बिजनेस से ताल्लुकात रखती है, लेकिन जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहते तो ये क्या आइडिया था आपके दिमाग में, पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट करूँ फिर बिजनेस करूँ? ऐसा क्या है, ऐसा कसमकस थी जीवन में? चार्टर्ड अकाउंटेंट करना मेरा शुरुआत से ही एक लक्ष्य था। इसका कारण था, मैं पढ़ाई में अच्छा था, मैं कॉलेज टॉपर था कंटिन्यू 3 साल से। तो मेरे टीचर लोग बोलते थे कि अनूप, विद्या हर किसी को नहीं मिल सकती है, कमाई कोई भी कर सकता है, लेकिन विद्या भगवान किसी को देता है, उसी को मिलती है। तो दिमाग में बात सेट हो गई थी कि अपने को तो सीए करनी चाहिए। सीए करने के बाद आदमी की लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, ऐसे मेरे सब टीचर्स लोग बोलते थे। तो मैंने भी मेरे मदर फादर मेरे अंकल लोगों को तैयार किया कि मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ाई में ही अपना कैरियर बनाना है। तो 6 महीने के बाद वो मेरी बात माने और मैं बॉम्बे चला गया पढ़ने के लिए। वहाँ जाने के बाद खूब मेहनत करी, खूब संघर्ष था पढ़ाई में, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत आसान बात थी। संघर्ष करते करते लक्ष्मीनाथ जी की कृपा भी थी कि इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, फाइनल ईयर की एग्ज़ाम लीव पे आए। लेकिन हम अग्रवाल परिवार से बिलोंग करते हैं और ओवरऑल दिमाग में एक ही बात थी कि हमें परिवार को आगे बढ़ाना है और सक्सेसफुली जीवन को जीना है। कुल मिला के अग्रवाल होने के नाते मन में था कि हम बिज़नेस करेंगे ही, सीए करने के बाद भी बिज़नेस करना है मेरे को, कोई ऐसा नहीं कि मैं नौकरी करूँगा। और जैसे ही मैं सूरत आया मेरे को लगा कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे इसको कैश कर लेना है कोई भी हाल में, छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मैंने सीए वहीं छोड़ दी और वहीं से बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि आपने बताया आपने पढ़ाई बीच में छोड़ के फिर आपने व्यापार के अंदर, तो व्यापार की शुरुआत आपने कैसे की? क्योंकि व्यापार के लिए नॉलेज भी जरूरी होता है और प्रैक्टिकल जब तक आपको नॉलेज नहीं होता तब तक आप व्यापार के अंदर पूरी तरह से रह नहीं पाते। तो कैसे आपने ये फाइनेंशियल जो क्रिटिकली होती है व्यापार के लिए, और या कोई आपने यहाँ पे आके पहले जॉब किया या जॉब करने के बाद में पैसा कमा के फिर व्यापार किया? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने शुरुआत ही सीधे बिजनेस से करी। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने उस टाइम सूरत में प्रोसेस हाउस तो 300-400 उसी टाइम भी थे, लेकिन यहाँ पर उस टाइम कोई जीपीसीबी का कंट्रोल नहीं था प्रोसेस हाउस पे, और पानी हर आदमी अपनी मन मर्जी से छोड़ सकता था। तो अचानक से गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल डाला कि आप पानी को क्लियर किए बिना नहीं छोड़ सकते। और मेरे एक मित्र ने मेरे को बताया
कि तुम ये बिज़नेस कर सकते हो, अभी नया यहाँ आया है सूरत में, कि इनको पोल्यूशन कंट्रोल करके ही पानी छोड़ने में ये 2 केमिकल लगते हैं, ये केमिकल तुम इनको सप्लाई कर सकते हो। तो मेरे वो दिमाग में आइडिया सेट हो गया, तो मैंने प्रोसेस हाउसों में अप्रोच करी और वो केमिकल बेचना स्टार्ट किया यहाँ पे। क्या केमिकल होता है वो, कि उसके बारे में? फेरस सल्फेट करके एक केमिकल है और एक हाइड्रेटेड लाइम, जिसको अपन बोलते हैं चूना पाउडर। जो अपने चूना पाउडर राजस्थान में ही बनता है वो सबसे ज़्यादा, जोधपुर बेल्ट में उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो मैं जोधपुर बेल्ट में पाली के पास सोजत रोड से वो चूना पाउडर का सेटिंग किया है यहाँ लाने का, फिर धीरे धीरे जोधपुर में भी हुई और मैंने यहाँ सप्लाई करना स्टार्ट किया उसको प्रोसेस हाउस में। कहते हैं शुरुआत में जब कोई भी व्यापार करो या कोई नौकरी करो, तो जो शुरुआती जो बेसिक जो तकलीफें होती है, जो दिक्कतें आती है सामने भी व्यक्ति के, तो उन दिक्कतों में पहले होता है रहना खाना पीना या बड़ी सिटी के अंदर। दूसरा होता है कि भाई आपको ऐसे लोगों के बीच में सर्कल बनाना होता है कि भाई जिससे आप अपने माल को या अपनी चेन बना सके, प्रोडक्ट को बेच सके। तो ऐसी कोई दिक्कतें आपके सामने आई जिसके कारण आपको लगे नहीं वापस गांव जाता हूँ या वापस ये की पढ़ाई करनी शुरू कर देता हूँ? ऐसी दिक्कतें वाकई में बहुत आई। शुरुआत में आदमी का मन भी डोला कि यार मैं तो सीए पूरा कर रहा था, इंटरव्यू अब 2 महीने में सीए बन जाता तो मेरी लाइफ सेट हो जाती, मैं कहाँ आ गया। क्योंकि बिजनेस तो पहले दिन स्टार्ट इजीली हो ही नहीं पाता है ना, जाना कहीं जगह खाली थोड़ी है, जगह तो बनानी पड़ती है, हर जगह भरी हुई है। तो बड़ी परेशानी आई, बीच में 1-2 बार विचार भी आया कि मैं सीए पूरा कर लेता हूँ, फिर कि मैं राजस्थान शिफ्ट हो जाता हूँ। पर भगवान लक्ष्मीनाथ जी की कृपा रही मेरे पे, गलत डिसीजन मेरा नहीं हुआ और धीरे 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 मेहनत करते 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 रास्ते खुलते गए अपने आप। हमारा जो मेन मोटिव होता है वो आइडिया, कि बिजनेस के आइडिया जब आपके पास आते हैं फिर आप उनको फॉलो करते हैं, भी हमें ये आइडिया पे काम करना चाहिए। तो आपके अंदर पहले आपने प्लास्टर का वो काम किया जो चुनने का काम आप बता रहे हो, उसके बाद आप इंडस्ट्री में प्रोसेस हाउस में कैसे आए, क्या आइडिया ऐसे आपके दिमाग में आए कि आप प्रोसेस हाउस में भी आ गए? देखिए, मैंने चूने का जो काम किया उसके बाद मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करी यहाँ पे, टेक्सटाइल ट्रेडिंग, साड़ी का व्यापार। उसका करने का एक रीज़न था कि प्रोसेस हाउस में कभी कभी पेमेंट रोक लेते थे लाइम पेरिस का, तो मैं सोचा कि अपन प्रिंट करा के निकाल लेंगे इसमें। इस कारण हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, पर ऊपर वाले की दया रही, ट्रेडिंग में इतनी मेहनत करी कि ट्रेडिंग बहुत अच्छी सेट हो गई। तो ट्रेडिंग को हमने मेन व्यापार कर लिया। और शुरू से एक सपना था कि मैं प्रोसेस हाउस लगाऊंगा, क्यों मैंने चूना फेरस बेचा था तो पैदल चल के जाके बहुत मिन्नतें करके मेरी एक गाड़ी खाली हुई थी। तो मेरे एक दिमाग में सपना बैठ गया था कि ज़िंदगी में कभी प्रोसेस हाउस लगाऊंगा। तो वो एक दिमाग में सेट बात थी और लक्ष्मीनाथ जी की कृपा से वो धीरे धीरे अपने आप पूरी हुई। कहते हैं जीवन में जो आपने कहा एक गाड़ी बेचते बेचते आपको बहुत समय लगा, तो प्रथम जो चुनौती हम जिसको बोलते हैं व्यापार के अंदर या जीवन के अंदर, जब हम व्यापार के अंदर घुसते हैं तो प्रथम चुनौती के अंदर आपको कितना समय लगा, कितनी भागदौड़, आप कितना पैदल चलते थे, कितना आप लोगों से मिलते थे उस समय? बहुत बड़ी चुनौती थी। पहली गाड़ी का ऑर्डर लेने में मेरे को 1.5 महीना लग गया था। 100 बार खून के आंसू रोया हूँगा, 100 रातें नींद नहीं आई होगी, ऐसी स्थिति थी। काम हो नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है। बहुत परेशानी थी। वो समय आज भी याद करता हूँ तो दिल दहल जाता है। लेकिन जब मेहनत करते गए तो दरवाजे खुलते गए एक एक करके। बाद में धीरे 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 मेरे याद आता है, पहली गाड़ी की मैं बेचने निकला था तो पहले तो शेर ऑटो करके मैं पांडेसरा बाटली बॉय तक आया। पांडेसरा बाटली बॉय से मिनिमम 3 किलोमीटर पैदल चल के उस मिल पर गया और उनसे ऑर्डर लिया। वहाँ शेर ऑटो नहीं चलता था, अगर डायरेक्ट ऑटो करना पड़ता तो डायरेक्ट ऑटो 25 रुपया लेता था। 25 रुपया देने की व्यवस्था नहीं थी, 15 रुपये में तो एक टाइम का भोजन मिल जाता था। तो पैदल चल के गया और पैदल चल कर ही वापस आया। शुरुआत में इतनी तगड़ी मेहनत थी इसमें। और जब मैं थोड़े दिन हो गए, 2-1 महीने में मैंने 1,00,000-1 रुपया कमा लिया, तो मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी। और उसके बाद में बारिश का समय आ गया। बारिश में मैं मोटरसाइकिल पे हर दिन 100 किलोमीटर का चक्कर करता था। और जब वापस घर पे आता था तो मेरी पैंट घुटने से ऊपर तक पूरे कीचड़ में लाल हुआ करती थी, पूरे कीचड़ में लाल काली हो जाती थी। तो मेरे चाची जी बोलते थे कि तू यार कीचड़ में ना क्या है क्या। इतनी बुरी दशा यहाँ की रोड रास्तों की थी, मेरी हालत ऐसी होती थी रात को। 100 किलोमीटर डेली मेरे को मोटरसाइकिल पे चलना रहता था।
में कमल खिलता है। तो अगर हम ये जान ले भाई कीचड़ में कमल खिला है, तो आपको अगर आज उस दौर से पहले की बातें जब हम याद कर रहे हैं, तो उस दौर के बाद जब आज यहाँ पे पहुँचे हो, तो सबसे बड़ा अपना रोल मॉडल आप किसे मानते हैं जिसने जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है? देखिए, मैं इसमें मेरा तो सब कुछ योगदान श्री लक्ष्मीनाथ जी प्रभु का है। मैंने कुछ सोचा नहीं, उन्होंने अपने आप रास्ता दिखाया, जैसे हाथ पकड़ पकड़ के आगे चलाया हो। कोई मानता हो या नहीं मानता हो, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ साक्षात बैठे थे हर जगह वो। मैंने कोई ऐसा नक्की नहीं किया था कि कल ये करूँगा और परसों ये करूँगा, नरसों ये करूँगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि हर पैर रखता था तो उन्होंने रास्ता दिखाया, ये यहाँ रख दे, अब तो यहाँ रख दे, यहाँ रख दे। तो मेरे रोल मॉडल 100% हमारे लक्ष्मीनाथ जी प्रभु हैं। उनको देख के ही मैं आगे बढ़ाऊँ, और उनका साथ मेरे को हर जगह मिल गया बस। ये आपके ऊपर काफ़ी बड़ी कृपा है प्रभु की। लेकिन एक चीज़ और इसमें जानना चाहते भाई, जब व्यापारी तौर पे आप व्यक्ति सफलता के शिखर पर जाता है, सफलता के शिखर पर जाता है, तो उसके सामने कई एक्सपेक्टेशन सामाजिक तौर पर बढ़ जाती है। लोग उनसे जुड़ने लग जाते हैं, उसका नेटवर्क बढ़ जाता है। तो कई ऐसी सामाजिक समितियाँ होती है या जो धार्मिक समितियाँ होती हैं, उसमें भी उसका योगदान लोग ढूंढने लग जाते हैं। तो आप यहाँ पे सामाजिक और धार्मिक जो सेवाएं होती है उसको किस तरह यहाँ पे निभा रहे हैं? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ की सभी संस्थाओं ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, और मैंने भी कोशिश करी है कि सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ूं। लक्ष्मीनाथ जी प्रभु ने जब मेरे को इतना सहयोग किया है, तो मेरा ये मन ही रहता है कि हर संस्था में मैं जुड़ जाऊं उनसे। यहाँ पे लक्ष्मीनाथ सेवा समिति हमारे फतेहपुर की है, उसका मैं मेंबर हूँ। अग्रवाल समाज ट्रस्ट, अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट, श्याम सेवा ट्रस्ट, मेहंदीपुर बालाजी, ऑलमोस्ट सभी संस्थाओं से जुड़ा हूँ यहाँ पर, और सभी संस्थाओं का आशीर्वाद मेरे को समय बे समय मिलता रहता है। लेकिन कहते हैं जीवन में 24 घंटे हर व्यक्ति को मिलता है, और उन 24 घंटों के अंदर समाज, व्यापार, धार्मिक कार्यक्रम, परिवार सबको देखना होता है। तो उन 24 घंटों के अंदर कभी ऐसा समय भी आया जब परिवार की तरफ से ऐसा मौका कहने को मिले कि नहीं आप तो समाज के लिए करते रहते हो, व्यापार में लगे रहते हो और हमें समय नहीं दे पाते? जनरली ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ कभी भी। घर वाले सब बहुत साथ लगे रहते हैं। ऐसा कभी भी मौका नहीं है कि घर वालों ने बोला हो कि हमें समय नहीं देते, आप समाज को देते हैं, परिवार को देते, आप समाज को देते हैं, व्यापार को ही देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी हमारे साथ। अगर हम एक और चीज़ जानते थे, राजस्थान से जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है व्यापारिक तौर पे, और हम पीछे राजस्थान की बात करें, वहाँ की अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो क्या ऐसे कारण आपको लगते हैं कि राजस्थान से बाहर निकलने के बाद में व्यक्ति की ग्रोथ राजस्थान के बनिस्पत ज़्यादा होती है व्यापारिक दृष्टि से, और राजस्थान के अंदर उतनी नहीं हो पाती? इसके क्या कारण आपको लगते हैं? देखिए, मैं ये बोल सकता हूँ कि सूरत मंडी एक पूरे इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में एक अलग मंडी है। इसको मैं इंटरनेशनल मंडी बोलता हूँ। बाकी जगहों का राजस्थान से कंपैरिजन मुझे नहीं पता है, लेकिन सूरत की धरा एक ऐसी धरा है कि दूसरी कोई धरा ऐसी है नहीं। इसमें इंटरनेशनल मंडी है, सबके लिए व्यापार है। जो ईमानदारी से व्यापार करना चाहे उसके लिए यहाँ पर बहुत काम है। सूरत मंडी के अंदर में छोटे से छोटा आदमी काम कर सकता है, और बड़े से बड़ा पैसे वाला भी यहाँ व्यापार कर सकता है। दूसरा, राजस्थान में और सूरत में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पूरी इंटरनेशनल मंडी होने से पूरे वर्ल्ड का बाजार खुलता है, और ये एक टेक्सटाइल और डायमंड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज टेक्सटाइल का सबसे बड़ा हब मेरे को लगता है सूरत ही है। पॉलिएस्टर कपड़े में इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए सूरत मंडी का मुकाबला कोई भी मंडी कर नहीं सकती है। ये तो एक टेक्सटाइल यूनिट हो गया जिसके बेस पर हम सूरत को कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट है। लेकिन उसके अलावा जैसे आप जयपुर के पास के रहने वाले, जयपुर जोरी बाज़ार बहुत बड़ा प्रसिद्ध बाज़ार है जहाँ पे इंटरनेशनल बाज़ार लगते हैं जोरी के। तो और आपके फिर चोमू के पास आओ तो आयरन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। तो संभावनाएं क्या लगता है आप लोगों को सूरत में आके, जो प्रवासी तौर पर जब आप यहाँ आ गए, तो आपको सूरत के अलावा कोई ऐसा देश के अंदर या राजस्थान के अंदर शहर नहीं लगता जहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो? देखिए, राजस्थान में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट। ये नहीं है कि राजस्थान में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपने जयपुर ने खूब प्रोग्रेस की है और लोगों ने भी खूब प्रोग्रेस की है। चोमू की आप बात करें वो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अपने राजस्थान की धरती पे पानी की कमी होने से थोड़ा बहुत ये इफेक्ट रहा ही है। दूसरा, प्रोडक्शन की इतनी ज़्यादा वहाँ पर गवर्नमेंट की और जोग्राफिकल व्यवस्था नहीं है जितनी यहाँ गुजरात में बढ़िया व्यवस्था है।
तो थोड़ा फ़र्क तो ये राजस्थान और गुजरात में रहा ही है, लेकिन आजकल राजस्थान में भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। जो पहले आज के 50 साल से 25 साल पहले हुआ करता था, वैसी पोजीशन तो राजस्थान की आज है भी नहीं। आपने बचपन में एजुकेशन वगैरह काफ़ी राजस्थान में की है, काफ़ी टच भी राजस्थान से रहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं भाई राजस्थानी जो कल्चर है उसको आप लोग यहाँ पे कैसे जीते हैं, क्योंकि आपके शेखावटी की होली भी काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ पे। अगर होली में कहते हैं कि राजस्थान नहीं आए तो कहीं नहीं गया, तो उसको आप कैसे एंजॉय करते हैं यहाँ? देखिए, मैं ये बोल सकता हूँ कि सूरत में राजस्थान नहीं, मिनी राजस्थान सूरत में आपको मिल जाएगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो राजस्थान में होती है और अपने सूरत में नहीं होती हो। चाहे बीकानेर का हो, चाहे सूरत का, चाहे शेखावाटी बेल्ट का हो, चाहे जोधपुर बेल्ट का हो, हर चीज़ यहाँ देखने को मिल जाएगी। और हमें राजस्थान की कमी सूरत में नहीं खलती है। कमी एक ही खलती है, मेरे माटी की कमी ज़रूर खलती है। राजस्थान जाता हूँ तो दिल सारोबार हो जाता है कि मेरी धरती पे आ गया मैं। लेकिन राजस्थान की संस्कृति सूरत में 100% जिंदा है, क्योंकि यहाँ हर त्यौहार उसी उल्लास से मनाए जाते हैं जो अपन राजस्थान में मनाते हैं। खाने पीने को कभी मिस करते हैं और वहाँ के फतेहपुर की कुछ? 100% खाना पीना तो जो राजस्थान का है वो हो नहीं सकता। अभी मैं 15 दिन पहले फतेहपुर गया था, मेरी माँ मेरे लिए खाना लेके आई, तो मैंने जस्ट डबल खाना खाया और बाद में बोला, माँ पानी में ही स्वाद है, आपके हाथ में स्वाद है। ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो माँ बोली, बेटा मैं यही खाना तेरे लिए सूरत बनाऊंगी ना तो इतना पसंद नहीं आएगा। ये यहाँ की माटी में और यहाँ की पानी का स्वाद है। खाने पीना नो डाउट मिस किया जाता है 100%। राजस्थान जैसा स्वाद सूरत में नहीं आएगा। लेकिन जब जनरेशन गैप बढ़ते हैं लोगों के अंदर, भाई आप लोगों का जो ताल्लुकात है राजस्थान से वो अलग हो गया, लेकिन जब नेक्स्ट पीढ़ी, जब आपके बच्चे वगैरह आते हैं, उनके अंदर वो राजस्थान के प्रति भावना जो है उसका कमी आने लग जाती है। और कुछ भाषा की जब हम बात करें, राजस्थानी भाषा की, उसमें भी कुछ कमी आती है, तो उसको आप लोग कैसे यहाँ पे जैसे बोलचाल में और में कौन सी भाषा अपनाते हो और कैसे राजस्थानी कल्चर को यहाँ पे बच्चों के अंदर उस मिट्टी की खुशबू को यहाँ पे बिखेरते हो? देखिए, राजस्थानी भाषा की बात करूं तो हमारी जनरेशन तक ये भाषा सेट है। हम लोग मारवाड़ी में बात करते हैं जैसे अपन राजस्थान में बात करते हैं वैसे ही। लेकिन जैसे ही बच्चों की बात करूं तो बच्चे मारवाड़ी में उतने कंफर्टेबल नहीं है। ये कुछ बोल सकते हैं हमारी कमजोरी रही है कि हम बच्चों को ये भाषा शुरू से नहीं सिखाए। हमें क्या लगता है कि हिंदी बोलना, इंग्लिश बोलना ज़्यादा बढ़िया है, हम मॉडर्न दिखेंगे, हम कल्चर्ड दिखेंगे। लेकिन ये हमने गलती करी है, मैं मानता हूँ। हमने करी है, हमारे बुज़ुर्गों ने भी करी है कि हमें ये सिखाया गया है कि इंग्लिश बोलना या हिंदी बोलना ज़्यादा संस्कारित बच्चे या पढ़े लिखे बच्चे दिखते हैं। ये हमसे एक भूल हुई है, हमें इसको सुधारने का काम करना चाहिए। मैं कोशिश भी करता हूँ, घर में बच्चों को बोलता हूँ, वाइफ को बोलता हूँ। जैसे मैं, मेरी वाइफ, मम्मी पापा, ये तो सब मारवाड़ी में बात करते हैं। लेकिन जब बात बच्चों पे आती है तो क्या मालूम अपने आप से हम लोग हिंदी बोलना चालू कर देते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये हमसे भूल हुई है। हम बच्चों को अपनी संस्कृति से थोड़ा दूर करते जा रहे हैं। ये भूल तो मैं स्वीकार भी करता हूँ कि मेरे हिसाब से हर मारवाड़ी समाज का, जो प्रवासी समाज है, उसने करी है। लेकिन आपकी सक्सेस की हम बात कर रहे हैं तो लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि आप यहाँ पे कितनी इंडस्ट्री वगैरह चलाते हैं और कितना टेडी का काम कर सकते हैं। देखिए, मैं सक्सेस की बात करूं तो लक्ष्मीनाथ जी भगवान की कृपा से खूब सक्सेस उन्होंने दी है। 5 इंडस्ट्री मेरे यहाँ चलती है। प्रोसेस हाउस में मैं 5 में भागीदार हूँ। मेरे भागीदारों के साथ में एक मेरे ट्रेडिंग की फर्म चलती है, एक मेरे पार्टनरशिप में ट्रेडिंग की फर्म चलती है, ऑलमोस्ट एक रेपियर जेकार्ड का मेरा यूनिट चलता है, यार्न यूनिट चलता है। बिजनेस की बात करूं तो ऊपर वाले की कृपा से ऑलमोस्ट सब कुछ टेक्सटाइल से लगता बिजनेस मेरे पास है। कितने लोग आपके थ्रू रोजगार को? ऑलमोस्ट 2500 जैसे लोग मेरे थ्रू रोजगार लेते हैं, या 2500 लोगों का स्नेह मुझे मिलता है, ये बोल सकता हूँ मैं आपको। लेकिन अभी हम जब आपसे बात करें तो हमारे दर्शक ये चीज़ जानना चाहते हैं भी, जो आपने संघर्ष किया, जो मेहनत की, उसके फलस्वरूप आपको परिणाम मिला, लेकिन क्या युवा ऐसा करना चाहिए जिसके सामने जो चुनौतियां हैं बेसिक तौर पे, उनको कैसे वो दूर करके आगे बढ़े, उनके लिए क्या मैसेज आपके? देखिए, मेरा एक ही मैसेज है कि कोई काम ऐसा नहीं है जो आज का युवा नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे पहले उसको ईमानदारी, सबसे बड़ा मंत्र है ईमानदारी। काम को 100% ईमानदारी से करना पड़ेगा।
उसमें किसी के साथ भी आप बेईमानी नहीं कर सकते, न अपने साथ, न अपने काम के साथ, न अपने कोई व्यापारी के साथ या अपने एम्प्लॉयर के साथ। काम आपको 100% ईमानदारी। और सेकंड है इसका सबसे बड़ा मंत्र, मेहनत। बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस काम में। अगर मेहनत में थोड़ी भी कमी रह गई तो काम अधूरा रह जाएगा आपका। और मेरे हिसाब से ईमानदारी और मेहनत दो ही मंत्र है सक्सेस के। हर युवा के लिए मेरा यही मैसेज है कि ईमानदारी और मेहनत दो ही काम ऐसे हैं जो आदमी को सक्सेस करेंगे। भाग्य सबके साथ होता है, ऊपर वाला सबके साथ होता है। और फिर भाग्य में कमी है तो कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। मिले नहीं ऐसा नहीं हो सकता ईमानदारी और मेहनत करने वालों। जी हाँ, ईमानदारी और मेहनत अगर आप अपने जीवन में लक्ष्य में रखेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर इसमें कहीं आपने कमी रख दी तो आप वो चुनौतियों को पार नहीं लगा सकते जिन चुनौतियों से आप जूझ रहे हैं। क्योंकि आपका अगर लक्ष्य ही अगर सही दिशा के अंदर नहीं जा रहा है और लक्ष्य के प्रति आपकी ईमानदारी पूरी नहीं है, आपका समर्पण भाव पूरा नहीं है, तो आप निश्चित तौर पर उस दिशा के अंदर नहीं जा सकते। हमारा उद्देश्य जो है वो आपको ऐसे लोगों से प्रेरित करना होता है कि भाई आप लोग देखिए इन लोगों को और समझिए इन लोगों के जीवन के बारे में कि इन लोगों ने जो दुनिया के अंदर है वो कैसे अपने आप को सेटअप किया है, कैसे अपने आप को आगे लगा के निखार के आगे आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिनसे आज समाज की धारा का जो प्रवाह है वो आगे बढ़ता है। और लोग आज इनको कह सकते हैं भाई इन्होंने राजस्थान से निकल के जो सक्सेस पाई है उनको आप फॉलो कर सकते हैं और आप उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी पोदार, आपने अपना कीमती समय दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।